Good morning to you all. I am Dr. Annu Bhai Soni, again with you to continue the discussion on various kinds of writ, the writ petition. पिछली बैठक में मैंने आपसे निवेदन किया था कि रिट 5 प्रकार के होते हैं. We have 5 types of the writ. Number 1 is the habeas corpus. Secondly, mandamus. Thirdly, certiorari. Number 4th, quo warranto. Finally, the prohibition. आज की जो हमारी चर्चा है, हम उससे सिर्फ 2 प्रकार के रिट पर फोकस करते हैं. पहला है हैबियस कार्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट या लेख, और दूसरा है परमादेश जिसको मैंडेमस कहा जाता है. ये दोनों जो रिट हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं और इनकी चर्चा आप समय समय पर पत्र पत्रिकाओं समाचार पत्रों के माध्यम से सुनते ही रहते हैं. तो चले शुरू करें कि आखिर बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख क्या है, या बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट क्या है, कि किन परिस्थितियों में इस रिट की याचिका माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में लगाई जाती है, और इसकी विषय वस्तु क्या है, ये वास्तव में है क्या. यदि अपन इस पर एकेडमिक डिस्कशन करें तो सबसे पहले अपन ये जाने कि बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख या बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का अर्थ क्या है. देखिए, आप तो इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि आर्टिकल 19 और 21 जिसका संबंध फंडामेंटल राइट से है, जिसका संबंध राइट टू फ्रीडम, राइट टू बॉडी है, इसमें आपकी विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसको सुरक्षित किया गया है, और उसमें शरीर के प्रति जो संरक्षण का अधिकार है मूल अधिकार में शामिल है आर्टिकल 21 में. हेबियस कार्पस का संबंध उसी से है. आपका यह मूल अधिकार है कि कोई व्यक्ति आपको अवैध रूप से बंदी बना करके न रखे. कानूनी रूप से किसी कानूनी निर्णय, किसी अदालती निर्णय के परिणाम स्वरूप आपको बंदी बनाया गया है तो वो एक अलग बात है. उसमें फिर वो हमारी इस चर्चा में हम उसको बाद में लेंगे. वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की जो सीमा है उसके बाहर है. हमारा फोकस इस बात पर है कि जहां पर किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से बंदी बना करके रखा गया है, चाहे वो इसका अर्थ ये नहीं कि उसको बिल्कुल शारीरिक रूप से उसको अवरोधित किया गया हो. यदि उसके पर किसी प्रकार का कोई प्रभावी नियंत्रण है, किसी कस्टडी में है ना, निगरानी में है, और यदि वो अवैध है, तो ऐसे व्यक्ति को उस अवैध डिटेंशन से मुक्त कराने के लिए, अवैध जो उसके ऊपर जो बंधन, शारीरिक बंधन लगाया गया है, जो उसको बंदी बना करके रखा गया है, उससे मुक्त कराने के लिए ये रिट जारी की जाती है. बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट या बंदी प्रत्यक्षीकरण शब्द का ही अर्थ है, इस वाक्यांश का ही अर्थ है कि अपने शरीर को या अपने शरीर के अस्तित्व को या अपने शरीर की रक्षा करना है, अपने शरीर को बनाए रखना. कीप द बॉडी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ द डिटेंशन. जब कभी भी इस प्रकार की कोई याचिका या कोई प्रार्थना उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष लाई जाती है कि अमुक व्यक्ति को किसी प्राधिकारी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा अवैध रूप से बंदी बना करके रखा गया है, उसे मुक्त कराया जाए, तो यदि न्यायालय
वो लगता है कि उसका जो बंदीकरण है, उसका जो डिटेंशन है वो अवैध है, तो न्यायालय इस रिट के द्वारा यह आदेश जारी करता है कि ऐसे बंदी को प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय के सामने लाया जाए। उसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। और न्यायालय को लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, तो उसको तत्काल व मुक्त करने का आदेश इस रिट के माध्यम से जारी करेगा। इसका कुल मतलब यह हुआ कि जहां पर किसी व्यक्ति को बिना किसी कानूनी अधिकार के या कानून के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अवैध तरीके से यदि बंदी बनाया गया है ना, इफ द डिटेंशन और imprisonment of any person is a consequence or a result of the unlawful activities, or detention is unlawful, or it is made exercising unlawful process, then court will issue a order through this writ that such person must be released immediately. ऐसे व्यक्ति को तुरंत मुक्त करने का आदेश दिया जाएगा। अब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो जैसे रिट की उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको पिछली बैठक में बताया था कि सम्राट के द्वारा अपने नागरिकों को उपचार प्रदान करने के लिए, अधिकारियों की प्रताड़ना से बचाने के लिए, यदि अधिकारियों ने गलत ढंग से उनको निरुद्ध किया है तो उस निरुद्ध से उनको मुक्त कराने के लिए रिट जारी किया। उसी प्रकार उसी रिट की एक व्यवस्था है जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कहते हैं। सामंतवादी युग में राजाओं के द्वारा, राजाओं के प्राधिकारियों के द्वारा, उनके द्वारा अधिकार दिए गए, अधिकृत किए गए व्यक्तियों के द्वारा अनावश्यक रूप से बिना किसी कानूनी आधार के लोगों को बंदी बनाया जाता था, लोगों को निरुद्ध किया जाता था। तो उस काल में राजा जो था उसे अधिकार था कि वो अपनी प्रजा के हित के लिए, उनको उपचार प्रदान करने के लिए, उनको राहत प्रदान करने के लिए आदेश जारी करे कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से बंदी बना करके रखे गए हैं, उनकी स्वतंत्रता का जिसका उल्लंघन हो रहा है वो तत्काल मुक्त किए जाए। आप मैटलैंड के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो उसमें इस बात का पूरा उल्लेख मिलता है कि सामंतवादी युग की जो कुरीतियां थी, जो अनियंत्रित अधिकारों के उपयोग की या मनमाने उपयोग की जो व्यवस्था थी, जिसके तहत जो गरीब, असहाय या जो प्रभावशाली व्यक्ति नहीं थे, जो नागरिक सिर्फ केवल नागरिक थे, प्रभावशाली नागरिक नहीं थे, वो सरकारी अत्याचारों से कैसे बचें। सरकार के द्वारा या सरकारी अधिकारियों के द्वारा जब कभी इस प्रकार की प्रताड़ना किसी साधारण नागरिक को बंदी बना करके की जाती थी या दी जाती थी, तो उस समय इस लेख के माध्यम से, इस बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख के माध्यम से राजा या राजा का कोई बड़ा अधिकारी या दरबार का कोई व्यक्ति या कोई मंत्री इस रिट के माध्यम से या सरकार के द्वारा स्थापित कोई उच्च स्तर का न्यायालय ऐसे रिट के माध्यम से ये आदेश जारी करता था कि अमुक व्यक्ति को जो बंदी बनाया गया है उसे तत्काल मेरे सामने पेश किया जाए और उसे बंदी बनाने का कारण स्पष्ट किया जाए। यदि लगता है कि उसका बंदीकरण, उसका निरुद्ध जो किया गया है वो गलत है, अवैध है, कानून की व्यवस्थाओं के विपरीत है, तो उसे तत्काल मुक्त करने का आदेश दिया जाता। यही व्यवस्था आज की तारीख में अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को हेबियस कॉर्पस रिट जारी करने के संबंध में प्रदान किया गया है। यही व्यवस्था उन्हें दी गई है। तो हेबियस कॉर्पस का हमने मतलब ही समझा कि बंदी को प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय के सामने लाया जाए, बताया जाए कि उसे किन कारणों से बंदी बनाया गया है। यदि वो कारण उचित हैं, न्यायिक हैं, जस्टिफाइड हैं, तब तो बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, न्यायालय संतुष्ट होगा। और यदि न्यायालय को लगता है कि नहीं, इसे अधिकारों का दुरुपयोग करके या अनाधिकृत तौर पर या अवैध तौर पर निरुद्ध करके रखा गया है, तो उसे तत्काल उस
निरोध से अदालतें उसको अदालत जो है उसे मुक्त करने का आदेश जारी करेगी। और ऐसे ऐसे आदेश जारी कराने के लिए न्यायालय के समक्ष स्वयं पीड़ित व्यक्ति या उस पीड़ित व्यक्ति से संबंधित कोई भी व्यक्ति जो उसके हितों की रक्षा करने के लिए है या उसके परिवार का व्यक्ति इस याचिका को जारी करने के लिए न्यायालय के समक्ष जो है प्रार्थना पत्र, जिसको हम याचिका कहते हैं, लगा सकेगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या ये रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो लेख है, वो केवल सरकारी अधिकारियों के या जो शासन के कार्यों में अधिकृत तौर से जुड़े हुए हैं उन्हीं के विरुद्ध जारी होगा या किसी प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी होगा? तो इस संबंध में दो बातें हैं। नंबर एक, अनुच्छेद 32 के तहत जो न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को जो रिट ज्यूरिसडिक्शन दिया गया है, उसके तहत न्यायालय हैबियस कॉर्पस का रिट केवल सरकारों के खिलाफ या सरकारी अधिकारियों के खिलाफ या सरकारी उपक्रमों के खिलाफ या सरकारी व्यवस्था से जुड़े हुए सरकारी व्यक्तियों के खिलाफ ही जारी कर सकती है। यानी कुल मिलाकर के ये कहें तो सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 26 के अंतर्गत हैबियस कॉर्पस का रिट जारी करने का जो अधिकार है सिर्फ राज्यों के विरुद्ध है, अगेंस्ट द स्टेट। जबकि उच्च न्यायालयों को ये अधिकार थोड़ा सा विस्तृत रूप से दिया गया है, वो प्राइवेट व्यक्तियों के खिलाफ भी हैबियस कॉर्पस का रिट जारी कर सकते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि हैबियस कॉर्पस का रिट जारी करने के जो आधार हैं वो क्या है? तो मैंने पहले ही बताया कि किसी व्यक्ति को यदि बंदी बनाया गया है अवैध तौर से, वो एक आधार है। दूसरा आधार है किसी व्यक्ति को यदि पागल कह करके निरुद्ध कर दिया गया है, जबकि वो बेचारा पागल नहीं है या उसका पागलपन उस स्तर का नहीं है कि उसको बेड़ियों में जकड़ करके रखा जाए या उसको किसी कोठरी में बंद करके रखा जाए। इसी प्रकार से किसी बच्चे की अभिरक्षा का प्रश्न है कि वो माता के पास रहेगा कि पिता के पास रहेगा, है ना, और किसी ने बच्चे को माता के पास देने से मना कर दिया है या अपने पास जबरदस्ती रोक रखा है ना। तो इस प्रकार के जो मामले हैं वो भी बंदी प्रत्यक्षीकरण की सीमाओं के भीतर आते हैं। और इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत बंदी का अर्थ किसी व्यक्ति को वास्तव में भौतिक रूप से बंद करने से नहीं है कि नहीं उसको चार दीवारी के अंतर्गत या जेल में ही बंद होना चाहिए। उसके ऊपर भी किसी प्रकार का कोई प्रभावी नियंत्रण है, किसी प्रकार का कोई उसके ऊपर कोई कंट्रोल है, यदि वो किसी की कस्टडी में है, किसी कंट्रोल में है, यानी आप यूं कहें कि वो उसकी स्वतंत्रता बाधक हो रही है, उसके शरीर की स्वतंत्रता बाधित हो रही है, उसका फ्रीडम पूरी तरह से आपने डिटेन करके रख दिया है, कन्फाइंड कर दिया है आपने, है ना। जैसे कोई किसी व्यक्ति के बंगले के चारों तरफ निगरानी रखा, घर की तरफ निगरानी रखी, तुम कहीं आ जा रहा है तो उसके ऊपर पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। इसे भी न्यायालयों ने कहा है कि ये भी एक प्रकार से बंदी की ही परिभाषा में है, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता पूरी तरह से बाधित हो रही है। तो भौतिक रूप से किसी को आप बंद करके रखें ये जरूरी नहीं है, इसके व्यापक अर्थ में है कि उसकी स्वतंत्रता जो है बाधित होनी चाहिए, शरीर की जो स्वतंत्रता है वो बाधित होनी चाहिए। दूसरा ये है कि आखिर बंदी प्रत्यक्षीकरण जो लेख है, जो रिट है, उसका अंतिम परिणाम क्या होगा? तो इसके बारे में कुछ न्यायालय, उच्च न्यायालयों का और माननीय उच्चतम न्यायालय का भी ये मत है कि हमारा काम ये देखना नहीं है कि कोई व्यक्ति कब से बंदी बनाया गया है। हमारा काम सिर्फ इतना देखना है कि उसका जो बंदीकरण है, उसको जो निरुद्ध किया गया है, जो उसका डिटेंशन है, वो वैध है कि अवैध है। यदि वो अवैध है तो इस लेख के माध्यम से, इस रिट के माध्यम से उसको मुक्त करवाने की कार्रवाई तुरंत की जाएगी। अब गोपालन वर्सेस स्टेट का मामला देखिए, इसमें यही कहा गया। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, जैसे मैंने कहा कि उच्च न्यायालयों को इसको किसी प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ ही जारी करने का अधिकार है, जबकि उच्चतम न्यायालय को नहीं है। तो उच्च न्यायालय को किसी प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी ये बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी करने का अधिकार है। विद्या देवी शर्मा और शिवरतन के मामले को देखें,
और मुमताज बेगम वर्सेस मुबारक हुसैन के मामले को देखें, उसमें कहा गया कि माता के पास जो अधिकार है बच्चे को रखने का, और पिता ने जिस बच्चे को अपने पास रखा हुआ है, माता उससे वंचित है, तो पिता के खिलाफ भी बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख जारी होगा कि वो क्यों ना वो उस बच्चे को माता के हवाले करे। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो भी बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख के अंतर्गत आती है। आपको इस संबंध में 2-3 मामलों का मैं उदाहरण दूंगा जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसमें सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन का मामला है, जिसमें सुनील बत्रा नामक जो व्यक्ति था, कैदी था, उसने एकांत कारावास में डाले गए एक अन्य कैदी प्रेमचंद के संबंध में एक हैबियस कॉर्पस का रिट पिटीशन लाया था कि भाई एक कैदी जो है, जो किसको एकांत सॉलिडरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, उसको जो यातना दी जा रही है, उसके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, उससे उसको मुक्त कराया जाए। तो मामले की कोई अदालत में लाया गया और उसमें उसको रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त हुआ था। तो आप देखें, इसी प्रकार का जो मामला है श्रीमती चावली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, उसमें कहा गया कि जहां पर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है, उस लेख के माध्यम से, इस रिट के माध्यम से उसको यदि उसका बंदीकरण अवैध पाया जाता है तो उसको तत्काल मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी। गोपालन वर्सेस स्टेट का मामला मैंने आपको बताया। तो इन मामलों में से अपन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो रिट है, जो लेख है, वो निश्चित रूप से उन व्यक्तियों के लिए एक अमोघ अस्त्र है जिन लोगों को, उन व्यक्तियों के खिलाफ एक अमोघ अस्त्र है जिन लोगों ने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया हुआ है, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे जेल के अधिकारी हो, चाहे पुलिस के अधिकारी हो, चाहे उच्च न्यायालयों के संदर्भ में तो कोई प्राइवेट व्यक्ति भी इस बंदी प्रत्यक्षी लेख के अंतर्गत बंदी बनाए गए व्यक्ति को मुक्त करने के लिए आदेशित किया जा सकता है। इस बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख के बारे में एक बात और भी जो है वो महत्वपूर्ण ये है, इसका सीधा सीधा संबंध व्यक्ति की शरीर की स्वतंत्रता से है ना, जो उसको एक फंडामेंटल राइट के रूप में, एक मूल अधिकार के रूप में संविधान के द्वारा प्रदत्त है। और आपको ये भी बता दो कि रिट जारी करने का, जो रिट जारी करने के लिए याचिका लगाने का जो अधिकार है, राइट टू फाइल द पिटीशन फॉर द रिट, ये भी आजकल एक मौलिक अधिकार माना गया है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 का हिस्सा है, जिस हिस्से में फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई। इसलिए ये जिस प्रकार से आपके बाकी मौलिक अधिकार हैं, उसी प्रकार से ये भी उन्हें रिट जारी करने का अधिकार, चाहे वो कोई भी रिट हो, रिट जारी करने के लिए याचिका लगाने का जो अधिकार है वो भी मौलिक अधिकार माना जाता है। तो हमने देखा कि 5 प्रकार के जो रिट हैं, जो लेख हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तो सभी हैं, लेकिन अध्ययन के दृष्टिकोण से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण का लेख, जिसके अंतर्गत जिस व्यक्ति को अवैध तरीके से बंदी बनाया जाता है उसे मुक्त कराने के लिए याचिका लगाई जाती है, और न्यायालय को लगता है कि हाँ, उसका जो बंदीकरण है, उसका जो निरुद्ध है, किया गया है जो उसे, वो यदि गलत तरीके से किया गया है, अधिकारों का दुरुपयोग करके किया गया है, अनाधिकृत तौर पर किया गया है, तो उस बंदी को मुक्त करने के लिए न्यायालय तत्काल आदेश इस रिट के माध्यम से जारी करेगा। दूसरा है परमादेश, जिसको बोलते हैं मैंडेमस। नाम से ही लगता है कि ये ऐसा आदेश है जो बड़े उच्च स्तर का है, परम आदेश, परमादेश, मैंडेमस, मैंडेटरी जिसको आप बोलते हैं। ये कब जारी होता है और इस रिट की क्या प्रकृति है? इस रिट की प्रकृति ये है कि ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में काम करने वाले जो अधिकारी हैं, किसी ट्रिब्यूनल में काम करने वाले अधिकारी हैं, किसी पब्लिक इंटरप्राइज में काम करने वाले अधिकारी, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, या प्रशासन से जुड़े हुए तमाम अधिकारी जो प्रशासनिक व्यवस्था को संभालते हैं, यदि ऐसे अधिकारी
अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए। इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर लीगल ड्यूटीज, दे आर नॉट कंप्लाइंग द ऑर्डर ऑफ द लॉ, यदि वो अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहे हैं, अपने उन कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं जिसका पालन करने के लिए वो कानूनी रूप से बाध्य हैं, और उनके कर्तव्य पालन नहीं करने के कारण किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। देखिए, है ना, ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस of the duties, certain person is facing violation of his right। जहां पर एक अधिकारी, शासकीय अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाला अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, या उसको कोई विवेकाधिकार, कोई डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है जिसका वो खुल के दुरुपयोग कर रहा है। देखिए, इससे पहली बात तो मैंने कहा, जो अपने कर्तव्यों का, विधिक कर्तव्यों का ना, अपन यहाँ पे मॉरल ड्यूटीज की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट सेइंग अबाउट द मॉरल ड्यूटीज और एथिकल ड्यूटीज। वी आर सेइंग दैट इफ समवन इज एम्पावर्ड बाय रूल ऑफ लॉ, समवन इज बाउंड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ एंड ही इज नॉट परफॉर्मिंग, ही इज नॉट कंप्लाइंग, ही इज नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स हिज ड्यूटी, जब वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, या उसको कहीं पर कोई अधिकार दिया गया है जो कैसा है, विवेकाधीन शक्तियां दी गई है, डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है, और उस पावर का वो खुल के दुरुपयोग कर रहा है, इसका मतलब है वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। उसका कर्तव्य है कि उस विवेकाधीन शक्ति का निश्चित या निर्धारित या समुचित जस्टिफाइड उपयोग करे, लेकिन उसका उपयोग वो मनमाने तरीके से कर रहा है, अनकंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड मैनर पे कर रहा है, और उसके कारण किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन भी हो रहा है। ये भी जरूरी है कि कोर्ट ये देखेगा कि जिसने ऐसा रिट जारी करने के लिए एप्लीकेशन या याचिका या पिटीशन लगाया है, क्या किसी अधिकारी के कर्तव्य पालन नहीं करने से उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि उल्लंघन हो रहा है तो माना जाएगा कि अब रिट जारी करने का, मेंडेमस जारी करने का समय आ गया। तो जब कभी कोई अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, या किसी भी सरकारी संस्थान से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, जो सरकारी नियमों के अंतर्गत काम करते हैं, और वो अपने अधिक पदीय कर्तव्यों का, ऑफिशियल ड्यूटीज का पालन नहीं कर रहे हैं, और उसके कारण से याचिकाकर्ता या किसी व्यक्ति का, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसके वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो कोर्ट ये आदेश जारी करती है मैंडेमस रिट के अंतर्गत कि आप तत्काल अपने कर्तव्यों का पालन करें, या अधिकार की सीमा से बाहर जाकर के आप अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, उस पर तुरंत रोक लगाएं। तो जब इस प्रकार से जो आदेश जारी किया जाता है कि आप ये करें जो आप नहीं कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है परमादेश। क्या कहा जाता था? परमादेश। अब ये परमादेश जारी करने की परिस्थितियों को मैंने बताया कि किन परिस्थितियों में ये जारी किया जाता है। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें कोर्ट इस प्रकार का रिट जारी करने की अनुमति नहीं देता, या उसको लगता है कि इसका कोई ऐसा आधार नहीं है। जैसे वाइस चांसलर ऑफ उत्कल यूनिवर्सिटी वर्सेस घोष का मामला, आर.के. घोष ऐसा कुछ है। उसमें यूनिवर्सिटी ने क्या किया था कि एक एग्जामिनेशन को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया, इस आधार पर कि उसमें उनके अधिकारियों को इस बात की पूरा विश्वास था कि इस एग्जामिनेशन के पेपर पहले से ही लीक हो गए थे, पेपर आउट हो गया था, और उसको बकायदा कोर्ट, उसकी जो कमेटी थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एकेडमिक काउंसिल, उसने इस बात को स्पष्ट किया था कि इसके पूरे प्रमाण है कि ये पेपर लीक हो गया था, इसलिए इस परीक्षा को निरस्त किया जाए। परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। तो जो याची था उसने पिटीशन लगाया कि नहीं, वो तो पुराने जो उसने परीक्षा जो दी है, जिसके पेपर लीक का मामला बताया जा रहा है, उसी आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए और इसके लिए परमादेश जारी किया जाए।
कोर्ट ने उससे इनकार कर दिया। उसने कहा कि ऐसी स्थितियों में जो यूनिवर्सिटी ने अपने कर्तव्य का पालन किया है, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी को इस बात के पूरे प्रमाण है कि पेपर लीक हुआ है। तो ऐसी स्थिति में पुराने उसी पेपर के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित करने का अर्थ होगा कि परीक्षा की विश्वसनीयता को समाप्त करना। इसलिए इस प्रकार के मामले पर कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से एक बिहार का मामला था, कर्पूरी ठाकुर वर्सेस अब्दुल गफूर का। उसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री जो है उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा जाए। कोर्ट ने कहा यह संभव नहीं है, क्योंकि राज्यपाल ने उनको शपथ दिलाई है और बहुमत उनके द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है। तो इस प्रकार से जो परमादेश के जो मामले हैं वो बहुत सारे मामलों में कई बार लागू नहीं भी किए जा सकते। आपको हमेशा इस बात को स्पष्ट करना होगा कि संबंधित अधिकारी के द्वारा कर्तव्य का पालन नहीं किया जा रहा है और उसके कर्तव्य पालन नहीं करने के कारण आपके वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अब इसमें एक बात मैंने बताया, तमाम शासकीय अधिकारी, न्यायिक अधिकारी या शासकीय कार्यों से के लिए को करने के लिए अधिकृत सारे अधिकारी आते हैं। कभी कभी ये प्रश्न उठता है, क्या ये प्राइवेट व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है? तो एक सूरज सक्सेना के मामले में कहा गया था, एक हायर सेकेंडरी स्कूल, एवलरिज हायर सेकेंडरी स्कूल सूरज सक्सेना के मामले में कहा था कि ये प्राइवेट व्यक्तियों के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्राइवेट व्यक्ति जो होते हैं वो किसी सरकारी नियमों के अंतर्गत कर्तव्य पालन करने के लिए बाध्य नहीं होते। इसलिए किसी प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ इस परमादेश की रेट को जारी कराया जाना जो है संभव नहीं है। लेकिन कुछ मामले हैं जिसमें कोर्ट का ये व्यू रहा है कि यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति या किसी प्राइवेट संस्था का कोई व्यक्ति यदि किसी ऐसे कर्तव्य को करने के लिए बाध्य है जो कानून के द्वारा उसके ऊपर आरोपित है, imposed by the law, however he is a private person, he is a officer of the private institution or private organization, but he holds certain power, certain rights according to the law, then he may be subject matter of this writ petition also. अब उसमें कहा गया, एक मामला था जेसस एंड मैरी, प्रिंसिपल ऑफ जेसस एंड मैरी स्कूल वर्सेस कुमकुम का। इस मामले में एक कॉलेज की जो प्रिंसिपल थी उसने विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अनुरूप कार्य नहीं किया था। जब उसको कार्य करने कहा गया तो उसने उसे मना कर दिया, जिससे याचिका दायर करने वाले के अधिकारों का उल्लंघन हुआ। कोर्ट ने कहा कि हालांकि जेसस एंड मैरी कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है और उसकी प्राचार्य जो है वो शासकीय अधिकारी नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय के जो ऑर्डिनेंस हैं, उसकी जो अधिनियम है, उसके जो परिनियम है, इंस्टीट्यूट्स हैं, एक्ट हैं, ऑर्डिनेंस है, उसके अनुसार वो काम करने के लिए, कर्तव्य पालन करने के लिए बाध्य है। और यदि वो ऐसा नहीं कर रही है या ऐसा नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से याचिकाकर्ता के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जो किसी न किसी मामले में उस कॉलेज से या तो भर्ती के मामले में या परीक्षा के मामले में संबंधित है। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो परमादेश याचिका के अंतर्गत उनके ऊपर आदेश जारी किया जा सकेगा। तो ये हुआ था मैंडेमस, और हमने देखा हैवियस कार्पस। दोनों में आज हमने चर्चा की। फिर से एक बार एक एक लाइन में बता दूं कि हैवियस कार्पस एक ऐसा रिट है जिसे अपन बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख कहते हैं, और इसे जारी करने का अधिकार माननीय उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्राप्त है। ये तभी जारी होता है जब ये इस्टेब्लिश किया जाए कोर्ट के सामने कि किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से बंदी बना करके रखा गया है या अभिरक्षा में या किसी नियंत्रण में रखा गया है, जिससे उसकी स्वतंत्रता, शरीर की स्वतंत्रता उसकी जो है बाधित हो रही है। और ऐसे जो बंदी को मुक्त कराने के लिए या ऐसे बंदी को के बारे में जानकारी प्रदत्त करने के लिए कि आखिर ये बंदी क्यों बनाया गया, उसके बंदी बनाए जाने के क्या आधार हैं, है ना। और यदि वो आधार अवैधानिक पाए जाते हैं
तो न्यायालय ऐसे बंदी को मुक्त करने के लिए तुरंत इसी बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख के अंतर्गत आदेश पारित करेगा। दूसरा आपका परमादेश मैंडेमस, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो न्यायालय है वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उसके न्यायिक अधिकारी हैं या किसी सरकारी संस्थान के पदाधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी और जितने भी प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी हैं जो जिनका संबंध एग्जीक्यूटिव से है, ये सारे अधिकारियों के द्वारा यदि वो अपने शासकीय कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं और उनके ऐसा पालन नहीं करने के कारण किसी व्यक्ति को जो याचिका करता है उसके वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो उस अधिकारी को ये एक आदेश दिया जाएगा इस परमादेश के द्वारा कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें ताकि याचिकाकर्ता के अधिकारों की सुरक्षा हो सके। तो ये दो प्रकार के रिट पर आज हमने चर्चा की। अगली जो हमारी बैठक होगी, अगली जो मुलाकात होगी, उसमें हम 3 और जो हमारे पास रिट हैं उसमें पर आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। हो